नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात कोरोना संकट और इस संकट के बहाने लागू किए जा रहे एजेंडे की। कोरोना संकट के दौरान उद्योगपतियों को आकर्षित करने के तर्क के साथ बीजेपी की कई राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है, यानी उद्योगों को श्रम कानूनों से राहत दी गई है। सरकारों का तर्क है कि कोरोना संकट के कारण चीन से बहुत सारे उद्योग बाहर निकल रहे हैं। उन्हीं उद्योगों को आकर्षित करने के लिए श्रम कानूनों को सस्पेंड किया गया है। मजदूर संगठनों का कहना है कि नियमों में छूट देने से अब उद्योगपतियों के लिए मजदूरों का शोषण करना आसान होगा। श्रम कानून में बदलाव की मांग अरसे से होती रही है। विकास के नाम पर उद्योगों को श्रम कानूनों से राहत की मांग भी होती रही है, लेकिन लेफ्ट और मजदूर संगठनों के साथ ही दूसरी विपक्षी पार्टियां श्रम कानूनों में बदलाव का विरोध करती रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोरोना संकट के बहाने एक खास एजेंडे को लागू किया जा रहा है? अगले आधे घंटे तक हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के नेता शिव भाटिया, दिल्ली बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी हरिहर रघुवंशी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी जुड़ेंगे हमारे साथ, और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं C2 की राष्ट्रीय सचिव AR सिंधु। शुरुआत करते हैं हरिहर रघुवंशी जी से। हरिहर जी, श्रम कानूनों को कई प्रदेशों में जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां इस तरह से चेंज किया गया कि आप जो हैं वो ओवर टाइम की एक जो परंपरा रही है उसको भी खत्म करने पे आमादा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे परिवर्तन जो कि आम दिनों में लंबी बहस मुबाहिसे की मांग करते रहे, आपने इस कोरोना संकट का फायदा उठाकर उसको लागू करने की कोशिश की है। जाहिर है आपकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, क्या जवाब है आपका? कोरोना में कोई भी सरकार अपना कोई एजेंडा लागू नहीं कर रही है। बीजेपी सरकार बिल्कुल भी नहीं कर सकती। बीजेपी सरकार मजदूरों को, किसानों को, रेहड़ी पटरी वालों को और विभिन्न क्षेत्र के लोगों को राहत देने के लिए आप देख रहे हो वचनबद्ध है। अलग अलग पैकेजेस, अलग अलग रिफॉर्म की बात कर रही है। जो आप लेबर रिफॉर्म की बात कर रहे हैं वो बहुत लंबे समय से पेंडिंग था, और मोदी सरकार लेबर रिफॉर्म को लाद नहीं रही है किसी सरकार पे। राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया है कि अगर वो अपने यहाँ निवेश ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं तो वो रिफॉर्म करें। निवेश तभी होगा जब रिफॉर्म होगा। बहुत सारे पुराने ऐसे कानून थे जिनकी ज़रूरत नहीं थी, सालों पुराने बने कानून हैं, उनमें चेंज की ज़रूरत है। संविधान में सैकड़ों बार चेंज हुआ है, तो लेबर कानून में चेंज क्यों नहीं होना चाहिए? तमाम देश हरिहर जी, लेबर कानूनों में इसलिए चेंज नहीं होना चाहिए कि आपने मजदूरों को उसमें शामिल नहीं किया है, उस बहस में आपने शामिल नहीं किया, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी इसकी निंदा की है, और शायद आप भूल गए हैं कि आपकी पार्टी से और RSS से जुड़े देश के सबसे बड़े मजदूर संगठन BMS ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है, और उसी की ये परिणति है कि यूपी में आपकी सरकार ने उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है। नहीं, मोदी सरकार ने किसी भी राज्य सरकार को बाध्य नहीं किया है। उसने स्वतंत्र किया है कि जो लेबर रिफॉर्म करना चाहते हैं राज्य सरकारें वो करें और अपने हिसाब से करें, क्योंकि बिना रिफॉर्म के आपके यहाँ निवेश नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे कानून हैं, जैसे अगर किसी भी इंडस्ट्री को जमीन लेनी है तो महीनों लग जाता है। कई सारे देश हैं जो एक हफ्ते में उनको जमीनें मिल जाती हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें छूट दी है। तो बिना रिफॉर्म के आपके यहाँ निवेश नहीं आएगा। तो रिफॉर्म का मतलब किसानों और मजदूरों का हक मारना है क्या? इस पे हम जवाब ले लेते हैं। बहरहाल आप ठीक, आपकी बात आ गई। आपने जो कहा कि सबको जल्दी जल्दी करना है। शिव भाटिया जी, परिवर्तन तो कांग्रेस की सरकारों ने भी किया है श्रम कानून में। हमने देखा है कई जगह 8 से 12 घंटे करने की अनुमति आपके यहाँ भी दी गई। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि हम ओवर टाइम नहीं मारेंगे। तो जिस लेबर रिफॉर्म की बात या तमाम रिफॉर्म्स की बात बीजेपी आज बहुत तेजी से कर रही है, उसके जनक तो कहीं ना कहीं आप भी हैं, नहीं? होगा। आप इस कोरोना के टाइम के ऊपर आप देखिए, ये जो पैकेज के नाम के ऊपर जो लोन जगलरी चल रही है उसका अर्थ क्या है? ये मुझे एक पुराने डिक्टेटर का एक कोट याद आ रहा है, जिस जनता को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझ ले। इन्होंने इसी तरीके से कि मजदूर आज सड़कों पे मर रहा है, मजदूर के पास रोटी नहीं है, मजदूर को
खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, वो सड़कों सड़कों 1500 किलोमीटर चल के अपने बच्चों को हाथ में लेके, गोद में लेके घर पहुंच रहा है। रास्ते में उनकी मौतें हो रही हैं, कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। इन्होंने एक लेबर रिफॉर्म निकालना शुरू कर दिया। अरे मजदूर पहले काम पे तो वापस आ जाए, मजदूर आपके विकास के अंदर हिस्सेदार तो बन जाए, पहले उसका तो इंतजाम कर दीजिए। पुल तो बनाया नहीं, दूसरे रास्ते की खेती की बातें करने लगे आप चाहते क्या हैं? आप कोरोना का एक समय का दुरुपयोग कर रहे हैं पूर्ण रूप से अपने एजेंडों को पूरा करने के लिए। ये क्या समय था मजदूरों को ये कहने के लिए कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे का काम करिए? आप ही की सरकारें कर रही हैं। आप मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं, आप पैकेज के ऊपर उनसे डिस्कशन करते हैं, आपने रिफॉर्म्स के ऊपर क्यों नहीं बात की? क्या ये समय इस बात को अप्लाई करने के लिए था? नहीं सोच रहे हैं आप कुछ भी। आप नहीं चाहते हैं कि मजदूर इस देश के अंदर इस तरह से जिंदा रहे कि वो सोच सके। इतना भुखमरी में डाल देना चाहते हैं कि वो जिंदा रहने को ही अपना यानी आपके हिसाब से ये समय जो है संकट है वो ठीक नहीं था। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। टिकैत जी, अभी जो तमाम परिवर्तन हुए हैं, खासतौर पर श्रम सुधारों की बात हम अभी ट्रेड यूनियन के नेताओं से करेंगे। अभी किसानों के लिए मंडी में छूट देने की बात हो रही है कि अब वो कहीं भी बेच सकता है, सीधे जो व्यापारियों को बेचा जा सकता है। इसको पहली नज़र में आप स्वागत योग्य कदम मान रहे हैं, या आप इसमें कोई खतरा भी देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां आके जब सीधे खरीदेंगी तो कहीं ना कहीं दाम को नियंत्रित करने का भी एक सिलसिला उनके साथ बन जाएगा? ये रहेगा और वे कंपनियां और उन्होंने ये कहा है कि आप कहीं भी बेच सकता है। आज भी अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश से हरियाणा की तरफ गेहूं लेकर किसान जा रहा है, जो पानीपत का बॉर्डर बनता है, दिल्ली के बहुत नजदीक है, वहां पर करीब 50 ट्रैक्टर ट्रॉली गेहूं लेकर हरियाणा के लिए जा रहा है और वो 3 दिन से वहां पर खड़ा हुआ है। लोग कहां बदलाव आ रहा है? किसान अपना बेच सकता है, लेकिन व्यापारी बेच सकता है। व्यापारी आज भी गेहूं उत्तर प्रदेश से 1500 से 1600 रुपए पर क्विंटल खरीद कर रहा है और वो सरकार का जो मिनिमम स्टॉक प्राइस है 125 रुपए बेच रहा है। यही हाल मध्य प्रदेश में चलेगा है, तो इससे व्यापारी को ज्यादा फायदा होगा। किसानों के लिए तो आज भी पूरा बैरियर लगे हुए हैं। आप हरियाणा का पता कर लो कि बिखरा है क्या वहां पर। आपने जो सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एमएसपी है, उस पर सरकार ये कानून देखा है कि उसके नीचे पे देश में किसी भी प्रोडक्ट की खरीद नहीं होगी। ये कानून लेकर आना चाहिए वो तो लेकर आए नहीं। और आज बिहार में आप हालात लगा लो, मध्य प्रदेश में कहीं पर भी आप लगा लो, सस्ते में गल्ला खरीद के और महंगे में ये कंपनियां बेचने का काम करती है। यानी कहीं ना कहीं मुनाफाखोरी का एक बहुत बड़ा एक व्यवस्थित तंत्र शुरू हो जाएगा, जिसको सुधार कहा जा रहा है। बहरहाल सीटू के राष्ट्रीय सचिव या AR सिंधु हमारे साथ हैं। सिंधु जी, आपने सुना, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी और सरकार जिस तरह से राहत पैकेजेस का पूरा ऐलान कर रही है और सरकार जिस तरह से श्रम सुधारों से लेकर और मंडी के बहुत सारे जो कानून है उसमें बदलाव की कोशिश कर रही है, आपका उस पर क्या नजरिया है? देखिए, अभी जो हो रहा है, अभी आज जो है 1 घंटे पहले से ये जो 14वीं वो घोषणा शुरू किया है, इसमें यही है कि लोगों को लाचार करो, फिर एक एक को खत्म करो। जो उसका सबसे पहले हमला मजदूरों में हुआ है, जो ये बोल रहे हैं कि राज्य सरकारों को छूट दिया। राज्य सरकार के ऊपर में कोई पॉलिटिकल पार्टी का ये नहीं है कि वो तो पॉलिटिकल पार्टियों का सरकारें हैं जो ये श्रम कानूनों को पूरा का पूरा खत्म कर रहे हैं। 8 घंटे का तो है 7-8 राज्यों ने ऑलरेडी घोषणा कर चुका है। यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात ने जो है सारे श्रम कानूनों को कोई भी चीजेंगे वो भी 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना नहीं है, 3 साल तक हम बिल्कुल लागू नहीं करेंगे, कर चुके हैं, ऑर्डर निकाल चुके हैं। और यही हम बोल रहे हैं कि इसका राजनीति समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कानून में मजदूरों के पक्ष में बदलाव लाना है तो कल का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में जो उन्होंने किया है कि ये फुल वेज होना कोई कानून है नहीं, तो वो 50% वेज का जो कानून है उसके लिए भी ऑर्डर नहीं आया। उसके लिए सरकार बोल दे कम से कम, और ये फुल वेज का ऑर्डर निकाले नहीं किया। लेकिन ये जरूरी किया है कि 8 घंटे से 12 घंटे करो। लेकिन अभी इसके बावजूद कि अभी
खुद ही फैक्ट्री आज के अंदर में 12 घंटे तक करवा सकते हैं आप डिजास्टर के टाइम में, लेकिन इसके बावजूद भी इसको बिना ओवर टाइम का काम करवाने के लिए किया है। और ये जो है ये कोई विड्रॉवल भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक ऑर्डर को यूपी सरकार ने विड्रॉ किया है, लेकिन कोई भी श्रम कानून अगले वाले 3 साल को लागू नहीं होगा, भला वो तो लागू है वहां पे। तो ये है कि ये एक तो एकदम मजदूर विरोधी है। और किसान का बात तो साथी ने बताया भी है कि किसानों में भी किसानी में भू अधिग्रहण कानून वो सीधा नहीं ला पाया, अभी राज्यों से करवा रहे। कर्नाटका का सरकार लैंड एक्विजिशन का पास कर चुका है। और दूसरे भी है कि अभी जो कल का ऐलान हुआ है उसके अंदर में जो किसानी को पूरा खत्म कर रहे हैं, मंडी के अंदर में उसको और लाचार कर रहे हैं, और उसका भी कोई मुआवजा का ये नहीं है। और केंद्र सरकार ये बताए, मोदी बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथी की मोदी सरकार तो कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन मोदी सरकार ने वेज कोड तो पास कर लिया। उसके अंदर में ये 8 घंटे का जो है वो ऐलान करने का तो उनको हथियार दे दिया है। और ये माइग्रेंट वर्कर का उसके लिए रो रहे हैं। माइग्रेंट वर्कमैन जो एक्ट है उसको OSH कोड के अंदर खत्म किया जा रहा है, उसमें न्यूनतम वेतन करने का प्रोविजन है उसको भी खत्म किया है। तो इसका तो एकदम, और आज का जो प्राइवेटाइजेशन का भी पैकेज आ गया तो पूरा देश का आत्मनिर्भरता खत्म ही होगा। अभी बिल्कुल हम बात करेंगे सिंधु जी उस पर। देखिए हरिहर जी, ये सवाल तो बहुत साफ है, आप कह रहे हैं कि राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है, पर सच्चाई ये है कि श्रम का मामला समवर्ती सूची में आता है, उसमें हस्ताक्षर भी राष्ट्रपति ही करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि केंद्र का उसमें कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जो माहौल बनाया गया है विदेशी निवेश को लेकर, जिस तरह से बार बार भाषण दिया जाता है, हालांकि अब आत्मनिर्भरता भी उसमें आ गया है, दोनों कैसे अंतर्विरोधी मसले लग रहे हैं, लेकिन आप इस तरह से अपना कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं जबकि आप ही का श्रम संगठन सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है? हम पल्ला बिल्कुल नहीं झाड़ रहे, हम ये कह रहे हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो मोदी सरकार ने 4L दिया है, लेबर, लैंड, लिक्विडिटी एंड लॉ, ये तीनों पे काम करने की जरूरत है, तभी भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा। अरे ये तो नया हरिहर जी, मेक इन इंडिया, हरिहर जी मेक इन इंडिया का नारा तो पहले भी था, आत्मनिर्भरता उससे क्या फर्क है? पंकज जी मेरी बात सुन लीजिए, उसमें ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार बिल्कुल अराजक होकर कोई कानून बना रही। मोदी सरकार ने सभी राज्य सरकारों को कहा है कि लेबर, लैंड, लिक्विडिटी लॉ, इन सारी चीजों पे आप देखो, और जो देश के हित में, जो लेबर के हित में, जो किसान के हित में, जो वेंडर के हित में हो, वैसा कानून बनाया जाना चाहिए। तो इसमें किसी पे थोपने वाली कोई बात नहीं है। अगर देश को आगे बढ़ाना है, रिफॉर्म लाना है, लेबर को और रिफॉर्म लाना है, पर सवाल वही है कि रिफॉर्म की दिशा क्या होगी। शिव भाटिया जी इस समय वो कह रहे हैं, देखिए बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, कि किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं है, हमें विकास करना है वगैरह वगैरह, लेकिन जो ये सवाल है कि एक ऐसे समय जबकि संकट में मजदूर सड़क पर है, उनको घर नहीं पहुंचाया जा रहा, और इसका फायदा उठाकर ऐसा लग रहा है कि आप कानून पास करा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष आप पर सीधे आरोप है कि आप लोगों की जो भूमिका होनी चाहिए इस प्रश्न पर एक लंबा विमर्श चलाने की, एक प्रति विमर्श पैदा करने की, वो आप नहीं कर रहे हैं। दरअसल पंकज जी, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि इस त्रासदी में और इस विपदा में कोरोना की, ये सरकार इसकी तरफ ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए आज FDI की बात करने लगी है, आज प्राइवेटाइजेशन की बात करने लगी है। करोड़ों मजदूर सड़कों के ऊपर आज भी नजर आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। आज सवेरे सवेरे 30 लोग एक्सीडेंट के अंदर उनकी मौत हो जाती है। आ जाते हैं मुख्यमंत्री, 2 लाख रुपए अनाउंस कर देते हैं, कोई उनकी परवाह नहीं कर रहा, कोई उनके ऊपर बात नहीं कर रहा। आज के पैकेज को ले लीजिए, ये पैकेज नहीं है, ये लोन मेला चालू कर दिया इन्होंने। आप 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, आप 20,000 रुपया आप बता दीजिए किसी गरीब की जेब में पहुंचा होगा किसी भी रूप के अंदर। क्या आपने एक पैसा किसी की जेब में डाली कि आज मर रहे हैं? आज अपने आप को आप कंपेयर करते हैं अमेरिका से, आप यूरोप के साथ, आज के टाइम के ऊपर क्या ये बातें करने का टाइम है? आप लेबर लॉ की बात करने लगे, आप FDI की बात करने लगे, आप प्राइवेटाइजेशन की बात करने लगे। अरे आप उनकी बात करिए, इस विपदा के अंदर उनको कैसे बचाना है, उस गरीब आदमी को घर कैसे पहुंचाना है, आपको कोई परवाह नहीं है। गरीब मरता रहे, आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आपकी बात आ गई। शिव जी, आप विपक्ष का जो तेवर है वो हमें नजर आ रहा है। सिंधु जी, आज जिस तरीके से सरकार ने यह सफाई दी है, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि हम प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहे हैं,
यानी हम निगमीकरण करेंगे, हम निजीकरण नहीं करेंगे। क्या ये इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क है या इसके पीछे भी कोई एजेंडा है आपकी नजर में? ये पूरा तो एजेंडा यही है, कॉरपोरेट को खुला छूट दे दो और मजदूरों और किसान का जो भी है उसका लूट चलाओ। यही है कि ये कॉरपोरेटाइजेशन का मतलब क्या है, वो वही है कि उसका मैनेजमेंट जो है, और कम अगर आपके पास में आपका जो शेयर है, शेयर कम भी है तो भी उनका चलेगा। वही है कि ये नहीं पूरा आप मेजोरिटी शेयर अगर नहीं भी खरीदेगा तो भी आपका मेजोरिटी आपका चलेगा। ये कॉर्पोरेट को छूट दे रहे हैं, ये कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब। तो यही कर रहे वो रक्षा में क्या आत्मनिर्भरता है, ये हमारा समझ के बाहर है। एफडीआई ला रहे हैं आप जो रक्षा के अंदर भारत की, और जहां पे जो ये पिछले युद्ध के, कारगिल के युद्ध के टाइम में भी हमारे लोगों ने बिना ओवर टाइम लेके मजदूरों ने हथियार बनाया, जहाँ इंटरनेशनल लोगों ने मना किया, तो वही कंपनियों को अभी आप जो कर रहे हैं, तो ये क्या है। और हर चीज, कोयला आपका जो बिजली के आत्मनिर्भरता को खत्म करने के लिए उसको भी, डिस्कॉम को भी प्राइवेटाइज करो। सब कुछ ये निजी हाथों में देके आप क्या लाना चाहते हैं। और रही बात आपका जो है पूंजी आने का, तो ये राजस्थान की जो वसुंधरा जी का सरकार जो है, उन्होंने वो 300 कर दिया था कि ये फैक्ट्री एक्ट लागू करने का, मैंने ऑलमोस्ट 90% कंपनियों को जो फैक्ट्री अधिनियम से बाहर कर दिया था। कितना पूंजी आया, कितना निवेश आया, और कहां पे जो है नौकरी पैदा हुआ। जो आज जो है बेरोजगारी, जो ऑलरेडी रोजगार में है, इसमें से आधा से ज्यादा लोग जाएंगे, ये सरकार का खुद का कहना है। जो आईएलओ का कहना है 40 करोड़ पीपल का जो है आमदनी कम हो जाएगा, 40 करोड़ लोगों को उनको अनाज दे दो। और ये आपका जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये खरीदारी के लिए है। ठीक लोगों है, के पास में खरीदने को पैसा नहीं है, तो आप निवेश बिल्कुल एक गंभीर सवाल आप उठा रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि चीन से कंपनियां निकलेंगी और भारत में आएंगी। हालांकि कैसे आएंगी, सवाल ये भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया है कोई अमेरिकी कंपनी अगर ऐसा करती है तो उसे तगड़ा टैक्स भुगतना पड़ेगा। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, राजनीति में फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। राजनीति में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या कोरोना संकट का इस्तेमाल करके सरकार बहुत से ऐसे बदलाव ला रही है कानूनों में जो उसका पहले से एजेंडा था और जिन पर यह आरोप है कि इस देश के किसानों और मजदूरों के वो खिलाफ है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। टिकैत जी, आपने सुना ब्रेक के पहले कैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि अब जमीनें लेना भी आसान हो जाएगा और तेजी से सब काम होगा, बहुत जल्दी फैक्ट्रियों के लिए जमीन मिल जाएगी। क्या ये सब इतना आसान है? क्या जो किसान हैं वो अपनी जमीन देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अब सरकार से किसी तरह का मतभेद इस मसले पे नहीं होगा? जो नया भूमि अधिग्रहण एक्ट है उसमें बदलाव करने की कोशिश भी ये करेंगे, कुछ बदलाव करके भी जो नया पहले एक्ट बना था 2013 का जो एक्ट है, आप उसके तहत अगर उद्योगों के लिए जमीन लेनी होगी, एक्वायर करनी होगी, उसमें चेंजिंग लाई लोग करें, लेकिन उसमें भी ये चेंजिंग कर रहे हैं और राज्य सरकार के ऊपर डाल रहे हैं जो इसमें बदलाव कर देंगे। उससे किसानों को नुकसान होगा और फिर दोबारा अनुसंधान करेंगे। जो नया एक्ट बना था वो दोनों पार्टियों ने मिलकर बना था, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सुमित्रा महाजन थी, सब लोगों की सहमति से बड़ा, उसमें चेंजिंग ना हो। ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरह से ये 5 लाख
हेक्टेयर की बात जो कर रहे हैं, उन्होंने है कि इतना ये लैंड बैंक बनाएंगे, ये क्या लूटने का प्रोग्राम बना रहे हैं? इस तरह से श्रम कानून में बदलाव कर रहे हैं। तो ये तो ये लगता है कि ये मिली भगत की कि वहां के मजदूरों को उसको रोका नहीं जा रहा है, उसको प्लान करने के लिए इतना तंग हालात में छोड़ दिया कि वो वापसी न करे, गाँव में ही रहे, वहां पे इंडस्ट्री लगा के हम देंगे, नए कानून के तहत उनको नौकरियां देंगे। तो ये भयंकर स्थिति है। वो मजदूर नहीं है, वो गांव का किसान है, शहर का मजदूर है। मजबूरी में जाता है, शहर का मजदूर नहीं, वो मजदूर और देश का निर्माण दाता है। उसके देखी करनी बहुत भारी पड़ेगी। बिल्कुल हालात में लोग जा रहे हैं। हमको सबसे पहले जरूरत है कि आज पहली प्रायोरिटी पे वो मजदूर हमारा है, वो मजदूर उसको हम घर तक पहुंचा। बिल्कुल, ये बेहद गंभीर प्रश्न है। किसानों को देखें कि जो मजदूर है वो दरअसल कहीं और से नहीं आया है, वो इस देश के किसानों के ही बच्चे हैं जो शहर में कमाने जाते हैं, और दोनों का वो रिश्ता है। किसान है, शहर का मजदूर है, बिल्कुल, और देश का निर्माण करता है। बिल्कुल ठीक है राकेश जी, हम आगे बात करते हैं। शिव भाटिया जी, लेकिन आपने पिछली बार हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब कांग्रेस श्रम सुधारों में परिवर्तन करती है और बीजेपी करती है, उसमें फर्क क्या है? आप जब बोलते हैं कि ये खिलाफ है, तो आपको भी तो एक मॉडल बनाना चाहिए, आप क्यों नहीं इस बात को कर पाते हैं? पंकज जी, ये समय नहीं है पैराडायमिक के समय, आप कोरोना के समय इन बातों को करने का भी कोई समय नहीं है। सब सरकारें रिफॉर्म्स लाती हैं, सब सरकारों का एक समय होता है। उनको अगर जनता ने वोट दिया और सरकार बनी है तो उनका अधिकार है ये सब काम करने का, लेकिन हर चीज का समय होता है। जब मजदूर सड़क पे मर रहा है, घर अपने पहुंच नहीं रहा है, एसएमएस की फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, उनको फैक्ट्रियों खोलने का आप कवायद नहीं कर रहे हैं, आप उनसे कह रहे हैं लोन ले लीजिए। वही एसएमएस की फैक्ट्री को ऑलरेडी 10,56,000 करोड़ लोन के नीचे हैं, एनपीए डिक्लेयर हो चुकी हैं, उनको कह रहे हैं आइए लोन लीजिए, अपनी फैक्ट्री चलाइए, कमाइए और उन मजदूरों को पालिए। अरे मजदूर तो अपने घर चला गया, उसको वापस लाने की आप बात नहीं कर रहे हैं। रिफॉर्म्स लाने का समय होता है, हर चीज हर काम करने का समय होता है। ये एक जगलरी चल रही है, मैं इसको कोरोना जगलरी कहूंगा इस सरकार की। 20 लाख करोड़ का नाम तो बहुत बढ़िया ले दिया, ये बहुत मतलब एक कहते हैं ना पिटारे में से क्या निकल रहा है, मजाक कर रहे हो आप कह रहे हो मरे हुए व्यक्ति को कि लोन ले ले आके और अपनी फैक्ट्री चला ले और अपना जिंदा रहने का सामान इकट्ठा कर ले। आपने उनको दिया क्या है? ठीक है, कुछ नहीं, ये समय नहीं है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि संकट इतना बड़ा है कि आपकी राज्य सरकारों ने भी जो कुछ चेंजेस किए हैं उस पर अभी बात करने का वक्त नहीं है। एक मिनट हरिहर जी, यहां पर आपकी एक टिप्पणी ले लेते हैं। ये तो बात सही है कि इन प्रश्नों पर हमेशा से बात होती रही है, 6 साल से आपकी सरकार है, आप पहले भी इन पर लगातार चर्चा कर सकते थे, लोगों के साथ विचार विमर्श विपक्ष के साथ कर सकते थे, बाद में भी कर सकते थे। इस समय जब किसी के पास कुछ ऐसा लगता है कि एक ऐसी आपदा आई है जो अभूतपूर्व है, जो मानव जाति के इतिहास में शायद पहली बार इस तरह हुआ है, पहिए के आविष्कार के बाद पहली बार इस तरह से उद्योगों का और जो सफर की यात्रा के यातायात के साधन है उनका पहिया भी हमें थमता दिख रहा। उस समय आप अचानक श्रम कानूनों में बदलाव कर रहे हैं, आप तमाम ऐसे चेंजेस कर रहे हैं जिसमें किसानों और मजदूरों का नुकसान हो सकता है, ऐसे आरोप हैं। पंकज जी, जो बार बार शिव भाटिया जी कह रहे हैं कि मजदूर सड़कों पे चल रहे हैं, बेहाल हैं, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो विपक्ष की सरकारें हैं, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां श्रम की ट्रेनें चलने की इजाजत नहीं दी। इनसे पूछिए छत्तीसगढ़ में कितनी इजाजत मिली ट्रेनों को चलने के लिए, राजस्थान में कितनी ट्रेनों को जाने की इजाजत मिली, पश्चिम बंगाल ने नहीं दी। तो जो लेबर चल रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? मोदी सरकार तो लगातार 300 ट्रेन हर रोज चलाने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य सरकारें ट्रेन नहीं चलने दे रही हैं, इसलिए मजदूर सड़कों पे है। पहली चीज। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि इस समय रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, जनाब 60 साल हो गया, 60 साल सरकारों ने रिफॉर्म नहीं किया, वही घिसे पिटे कानून, वही सब चीजें जिसकी जरूरत नहीं है, वही लाल फीताशाही उसी को चलाती रही, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी कमजोर हुई और हम लोग कमजोर हुए, लेबर को रोजगार नहीं मिले, नया कुछ भी नहीं हुआ। उसी एक हरिहर जी मुझे लगता है आप शायद भूल गए हैं कि 6 साल से आपकी सरकार है। हरिहर जी, आप भूल गए हैं कि 6 साल से आपकी सरकार है और जो बहुत सारी बातें आप जो कह रहे हैं इसके लिए पर्याप्त अवसर था, और कोरोना के पहले भी
भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी जीडीपी बहुत लोगों के हिसाब से निगेटिव पहले भी जा चुकी थी, जीरो तो थी ही। सिंधु जी, आखिरी कमेंट। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। आप भूल गए कि सरकार किसकी थी पिछले 6 साल से। यार सिंधु जी, आप बताएं जिस तरह की सफाई। ठीक है, अब आप शांत हो जाइए, अब दूसरों को भी सुन लेते हैं। यार सिंधु जी, क्या सचमुच रिफॉर्म्स की जरूरत इस देश को नहीं है? और अगर है तो फिर उसका विरोध हम क्यों करते हैं, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं? ये देश में रिफॉर्म्स की जरूरत है। यहाँ पे ये किसानों के लिए, उनके लिए न्यूनतम सपोर्ट प्राइस के लिए, और यहाँ पे जो मजदूर है उनको न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए खुद सरकार ने 2016 में बोला, वो इंश्योर करने के लिए रिफॉर्म्स की जरूरत है। और मेरी कांग्रेस के प्रवक्ता से भी एक विनती है कि वो राजस्थान और जो पंजाब की सरकारें आपका है, उनसे आप कृपया बता दीजिए कि ये टाइम नहीं है कि ये 12 घंटा काम कराने के लिए। और जो ये कर्नाटक के सरकार है, जिसने मालिकों के कहने पे ये मजदूरों को एकदम बंदी बना के गुलाम बनाने के किया है। और आखिर में मैं एक और बात करना चाहती हूँ। आज के दिन में किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया था कि ये हमारी किसान विरोधी इसके विरोध करेंगे, किसानों का मांग है उसके लेके। और जो ये हर परिवार में 7,500 रुपया दे दो 3 महीने तक के लिए, उसके बाद हम कमा के खाएंगे जब तक ये नहीं खोलेगा। और सबको रेशन दो, इसके लिए कितना है? 1,50,000 करोड़ रुपया सरकार के पास नहीं है, इसके लिए ऐलान नहीं है। और जो माइग्रेंट वर्कर है उसका ट्रेन का मुफ्त कर दो, वो ऐलान कर लो। और ये अगर नहीं करेंगे तो ये 22 तारीख को सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने भी ये ऐलान कर दिया है कि वो भी सड़क में उतरेंगे और इसके सरकार के खिलाफ हमें मजबूर किया जा रहा है। और किसान और मजदूर मिलके, और आज के दिन ट्रेड यूनियनों ने भी समर्थन किया किसानों का मांग का, उन्होंने 27 का भी कॉल दिया है किसानों ने मिलके, और 22 तारीख का हमारा भी है। ये सरकार अगर ये जनता के लिए नहीं करेंगे तो जनता को सड़क में आना पड़ेगा, और ऑलरेडी हम लोग सड़क में ही है, हमें लाचार कर दिया गया है। यानी इस कोरोना के संकट में जबकि सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत जरूरी बताया जा रहा है, तब मजदूर और किसान दोनों आंदोलन की राह पर नजर आ रहे हैं। सुधार जरूरी है, लेकिन सुधार का मतलब सबका भला होना चाहिए। अगर सुधार का मतलब श्रमिकों के या किसानों के अधिकारों पर डाका है तो शायद अशांति बनी रहेगी। राजनीति में आज बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए। नमस्कार।